गुड इवनिंग बच्चों। यार कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से फटाफट से मुझे बताएंगे कि हमारे जितने प्यारे बच्चे हैं कक्षा 10वीं के, उनका क्या हाल है, कैसे कर रहे हैं भैया, मौज में है कि नहीं है। तो यार आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो हमारा होने वाला है जल संसाधन के ऊपर, यानी कि पानी, जल जो है उसके ऊपर होने वाला है। जैसे कि आप मेरे ऊपर जो एक चित्र बना हुआ है जिसमें आप देख रहे हैं एक नल है, उसमें से पानी निकल रहा है और एक बर्तन में उस पानी को भरा जा रहा है। तो भैया जल जो है एक बहुत ही बहुमूल्य संसाधन हमारा जो है वो बन के सामने आया है। क्यों? क्योंकि यार क्या आप खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप बिना जल के जीवित रह सकते हैं? तो भैया नहीं रह सकते हैं। बिना जल के कोई भी जीवित नहीं रह सकता है। यहाँ तक कि हमारी बॉडी खुद 70% जल होती है। ठीक है, जो हमारी बॉडी में जो रक्त होता है, ब्लड जो होता है, वो एक तरीके से जल के रूप में होता है। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में होता है। क्लियर है आप सभी को ये चीज? तो इसलिए कहते हैं ज्यादा पानी पिया करो। क्या होता है उससे? खून अच्छे तरीके से रहता है, गाढ़ा एकदम। देखिए, जो कम पानी पिएगा उसका खून एकदम गाढ़ा हो जाता है। उससे क्या होता है, हार्ट की, दिल की जो बीमारियां होती हैं वो लगना शुरू हो जाती है। इसलिए कहते हैं जिनका ज्यादा हीमोग्लोबिन होता है वो भी खराब, जिनका कम होता है वो भी खराब। तो अच्छा हीमोग्लोबिन रखना है तो पानी का सेवन करें और जल संसाधनों के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो भैया जैसा कि हमें पता है जल संसाधन के बारे में हमें पढ़ना है, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि हमारी जो क्लासेस है उसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। जैसे कि हमारी क्लास में सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करवाया जाता है। साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा नॉलेज आप लोगों को मिल सके, ऐसा क्या रहता है, हमारा एम रहता है। और थर्ड कि भैया आप लोगों का फीडबैक जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्लियर है सभी को? भैया आप लोगों को एक डाउट रहता है कि बच्चे लगातार मुझसे पूछते रहते हैं भैया क्लासेस कहाँ देखें, क्लासेस को कैसे सॉल्व करें। तो भैया देखो, इस चैनल पे आप लोग इस क्लास को देख सकते हैं। ऐप वाले बच्चे ऐप पर देख रहे हैं, और जो पुरानी क्लासेस हैं हमारी, जो टॉपिक्स देखो यार आप लोगों को नहीं मिलते हैं, वो आपको यहाँ प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएंगे। जितनी भी क्लासेस अब तक सोशल साइंस की हुई हैं, प्लेलिस्ट में आप जाके सोशल साइंस के फोल्डर में जाएंगे तो वहां पर आप लोगों को क्या मिल जाएगा बेटा, वहां पर आप लोगों को ये सोशल साइंस की, सामाजिक विज्ञान की सभी क्लासेस मिल जाएंगी। क्लियर है सभी को? फटाफट से यार इस वीडियो को अब लाइक कर दो, और आज आप लोगों के साथ कुछ और इंफॉर्मेशन मुझे शेयर करनी है। लाइक शेयर कर दो यार इस वीडियो को जितना कर सकते हो। ठीक है, तो भैया देखो, चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि आज मॉर्निंग में 9:15 पे एक क्लास ली थी मैंने, कक्षा 9वीं के बच्चों के साथ वो क्लास मेरी हुई थी। और उस क्लास में मैंने एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज बताई है बच्चों को, एक ऐसी तकनीक मैंने उन्हें बताई है कि भैया अगर आप वो तकनीक पढ़ लोगे, अगर आप वो तकनीक कर लोगे, अगर आप वैसी ही एक क्लास अगर आप लोग कर लोगे, तो भैया आप लोगों का जो भविष्य है वो बदल सकता है। आप लोगों के जो नंबर्स हैं उसमें एक बहुत ही रीजनेबल चेंज आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। विजिबल चेंज आप लोगों को उसके अंदर दिखेगा कि आपके जो नंबर हैं, अगर 50 में से 40 आ रहे हैं, तो हो सकता है सीधे वो 47 48 पे छलांग मार जाएंगे। तो वो जो नंबर है आपके, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार अदा करेंगे उस टेक्निक को सीखने के बाद। तो यार वो टेक्निक और कुछ नहीं है, उस क्लास का टाइटल ये था बेटा कि वो एग्जाम स्पेशल आपकी क्लास थी। एग्जाम स्पेशल वो क्लास थी आपकी, और उसके अंदर मैंने ये बताया था आप लोगों को कि कैसे करें एग्जाम की तैयारी, या किस प्रकार से हम लोग क्या है एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, किस तरीके से अपने पेपर्स को हम क्रैक कर सकते हैं। तो अगर वैसी ही क्लास एक आप लोग भी चाहते हैं, कक्षा 10वीं के बच्चों की मैं बात कर रहा हूं, आप लोगों की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूं, तो अगर वैसी ही एक क्लास आप लोग भी चाहते हैं तो बस कमेंट सेक्शन में मुझे एक बार बता दीजिएगा, और क्लास खत्म होने के बाद मैं सभी के कमेंट्स एक बार चेक कर लूंगा और ये देख लूंगा कि क्या भैया बच्चे उस क्लास को चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो कल मॉर्निंग की क्लास आपकी वही रख दी जाएगी, जिसमें आप लोगों को भी मैं वही पैटर्न बताऊंगा, सारी टेक्निक्स आप लोगों को बताई जाएंगी। रीजन सिर्फ एक है कि कक्षा 9वीं के बच्चे अब एकदम रेडी हो गए हैं कक्षा 10वीं में आने के लिए, और उनको एक कॉन्फिडेंस मिल गया है। मैंने क्लास के बाद कुछ बच्चों से बात करी, उन्होंने कहा कि भैया बड़ा मजा आया यार, आपने तो ऐसी चीज बताई है हमें जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले क्यों नहीं बताई किसी ने हमें ये चीज, क्यों नहीं करवाई किसी टीचर ने हमें ये चीज। तो भैया अगर वो क्लास लेनी है तो कमेंट्स में बता दो। कोई टॉपिक डिस्कस नहीं करवाया है मैंने उस क्लास में, मैं पहले ही बता दूं। तो अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं नॉर्मल बच्चों की तरह, तो भैया आप लोग कह दो कि भैया हमें नहीं करनी है। और अगर आप लोग वो चीज करना चाहते हो तो करना कुछ नहीं है, कमेंट्स में डाल दो कि एग्जाम स्पेशल क्लास हमें चाहिए। पहले ही बता दूं, एग्जाम स्पेशल में एग्जाम के लिए सब कुछ है, कोर्स के लिए कुछ नहीं है। मतलब कोई टॉपिक डिस्कस नहीं करवाऊंगा, कुछ याद नहीं करवाऊंगा, कुछ पढ़ाऊंगा नहीं, बल्कि सिर्फ एक मंत्र बताऊंगा, सिर्फ एक टेक्निक आप लोगों के साथ, तकनीक जो है वो शेयर करी जाएगी,
जिस तकनीक को या जिस टेक्निक को आप अपने लाइफ के हर एग्जाम में, हर पड़ाव पर अप्लाई कर सकते हैं और आप सक्सेस पा सकते हैं। ठीक है, तो कमेंट्स में बताना जरूर मत भूलिएगा और लाइक जरूर कर दीजिए यार इस वीडियो को। आप लोग जितना ज्यादा लाइक करोगे उतने ज्यादा बच्चों तक हम पहुंचेंगे और उतने लंबे समय तक आप हमें यहाँ देख सकते हैं। तो प्लीज लाइक जरूर करिए यार इस वीडियो को, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारी ये वीडियो देख सके। क्लियर है सभी बच्चों को ये चीज? अब तो भैया जल संसाधन की बात हम लोग कर रहे थे, तो अगर आप इस चित्र को देखेंगे, अगर आप इस चित्र को देखते हैं तो आप क्या देखते हैं कि एक तरफ तो बाढ़ आ गई है, दूसरी तरफ एक महिला है जो सिर के ऊपर एक क्या कहते हैं भगोना सा है, बर्तन सा है, मटका सा है जिसको लेकर जा रही है। और तीसरे चित्र में आप देखेंगे कि यार कई सारी महिलाएं हैं, वो अपने मटकों के साथ खड़ी हैं लाइन में और पानी के लिए वेट कर रही है। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, एक स्थान पे तो पानी इतना है, यहाँ तक हो गया है और स्वच्छ पानी नहीं है, पीने योग्य पानी नहीं है। क्यों? क्योंकि बाढ़ का पानी है। भाई देखो, बाढ़ आती है तो क्या होता है, जो नदियों का जो जल होता है वो अपने तटीय इलाके को छोड़ के मैदानी इलाकों में प्रवेश कर जाता है। अब वहां पर वो क्या करता है, वो पूरे इलाके को जलमग्न कर देता है, यानी कि जल के अंदर डुबो देता है। तो कहने को तो इतना सारा पानी है हमारे आसपास, लेकिन प्रयोग करने के लिए पानी नहीं है। उसी के साथ साथ अगर हम इस महिला को देखें जो कि मटका सिर पे रख के चलती जा रही हैं, तो भैया यहाँ आप क्या देखेंगे कि एक मटके पानी के लिए लोगों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, उनको कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। और जल की जो असमान वितरण है, जल संसाधनों का जो असमान वितरण है, उससे वो जूझ रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप तीसरे चित्र में देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भैया कितने सारे औरतें हैं, ये खड़ी हुई हैं अपने मटके लेके। तो कारण क्या है उसके पीछे? कारण सिर्फ इतना है बेटा, कारण सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि भैया ये जो महिलाएं हैं सारी, ये क्या कर रही हैं, इस इलाके में रहती हैं जहां पर जो जल जो है, जो सप्लाई का जो पानी आता है, जो सरकार जल मुहैया कराती है, वो एक निश्चित समय के लिए आता है। उनके बाद 2 घंटे हैं, सरकार कहती है हम तुम्हें 10 से 12 का समय देंगे, 10 से 12 के समय में जितना पानी भरना है भर लो, उसके बाद पानी है हम यहां से कट कर देंगे और फैक्ट्रीज और दूसरे उद्योगों में भेजेंगे। तो 2 घंटे आपके पास सुबह आएगा, 2 घंटे शाम को आपके पास आएगा। तो महिलाएं जो है वो क्या कर रही हैं, ये महिलाएं बेचारी 2-2 3-3 मटके लेकर आई हैं, इसमें जल भरेंगी और पूरे दिन भर में इस जल का सेवन करेंगी। तो यहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, जल का असमान वितरण। ठीक है, जल का असमान वितरण हम लोगों को यहाँ देखने को मिल रहा है। आई होप सभी बच्चों को ये चीज क्लियर होती है, इस चीज में किसी बच्चे को कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब जल का असमान वितरण एक समस्या है बेटा, ये भी आप लोगों को याद रखनी होगी कि जल का असमान वितरण क्या है, वितरण क्या है, एक समस्या है। तो कभी इसको सॉल्यूशन में नहीं लेना है, ये एक समस्या होती है जिसका निपटारा करना हमारी जिम्मेदारी होती है। अब कई बच्चे देखा है मैंने, अरे एक बच्चा अभी कमेंट मैंने देखा, तो वो बच्चे ने लिख रखा है अपना नाम आईएएस डाल रखा है, आगे कोई आईपीएस डाल देता। तो बेटा मैं आप लोगों को बता दूं, इस तरह की जो समस्याएं होती हैं, जल का असमान वितरण, जिस जो प्रकार की समस्याएं हैं, इनका निपटारा करना भी आप लोगों का एक काम बन सकता है अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो। क्लियर है? तो ये जो समस्याएं हैं, जल का असमान वितरण हो गया, बाढ़ की समस्या हो गई, तो ये सभी के बारे में हम विस्तार से जानेंगे और इनके कुछ उदाहरणों को, कुछ उपायों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो भैया देखो, जल कुछ रोचक तथ्य तथ्य कुछ रोचक रोचक यानी कि कुछ मजेदार फैक्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कुछ क्रिस्पी फैक्ट्स। तो भैया देखो, कुछ रोचक तथ्यों की अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, तो पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का इतने प्रतिशत समुद्र और सागरों में पाया जाता है। यानी कि अगर जल की मैं बात करूं, 100% जल की अगर मैं बात करूं, 100 में से 97.5% हमारा होता है प्रयोग न योग्य, न करने योग्य। क्लियर हो गया? बचा कितना, कितना बचा जल्दी से बताओगे भैया? 2.5 बचा। अब जो 2.5 यहां से बचता है, उस 2.5 का ताजा पानी है, यानी कि आप यूज कर सकते हो, बट इस 2.5% का भी 70% किसमें है, जमा हुआ है। यानी कि 2.5% का भी
केवल और केवल 30% जल ऐसा है जो कि नदियों के रूप में है, भूमि जल के रूप में है, और इसी जल को आप लोग क्या कर सकते हो भैया, यूज कर सकते हो अपने पीने के लिए। तो यहां पर हमें पता चल रहा है कि जो जल का मात्रा बहुत ज्यादा है पृथ्वी पर, नीला ग्रह हम पृथ्वी को बोलते हैं, और बोलते भी इसलिए क्योंकि यहाँ पर जल की उपलब्धता बहुत ज्यादा है। किंतु जल की उपलब्धता है, पर क्या हम उसका प्रयोग कर सकते हैं? तो भैया आंसर है हमारा नहीं, हम नहीं प्रयोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि खारा पानी जो होता है वो प्रयोग करने लायक नहीं होता है, वो पीने योग्य लायक नहीं होता है। बल्कि अगर आप खारे पानी से नहाओगे तो आपके बाल खराब हो जाएंगे, शरीर पे अलग अलग बीमारियां लग सकती हैं। साथ ही साथ अगर आप घर में आपने देखा होगा, आपकी जो मदर होती है साफ सफाई के समय गीले कपड़े का यूज करती है, तो अगर उस पानी में उन्होंने खारे पानी का इस्तेमाल करा तो आपके जो फर्श है, पत्थर जो होता है मार्बल, वो खराब हो जाएगा, दीवारें खराब हो जाएंगी। तो ये जो खारा पानी होता है बेटा, इन नलों तक को खराब कर देता है, और नल तो धातु है। तो भाई अब आप खुद सोचिए, अब ये जो खारा पानी है इसको आप पी तो सकते नहीं हो। तो करीब करीब माड़ा माड़ा हमारा 1% जल, इसका भी 1% जल ही ऐसा होता है जो कि प्रयोग कर सकते हो। तो जल संसाधन जो है हमारे, केवल और केवल 1% जल ऐसा है जो कि संपूर्ण पृथ्वी पर जीवित प्राणियों की, फिर चाहे वो पादप हो, पशु हो, मनुष्य हो, इनकी प्यास को बुझाता है, इनकी जरूरतों को पूरा करता है। क्लियर हो गया है सभी को? अब सवाल ये उठता है, एक प्रश्न है मेरा आपसे, अगर जल की उपलब्धता इतनी कम है, प्रश्न है एक, ये होमवर्क है बेटा आप लोगों का, इस पर आंसर लिख के लाना है आप लोगों को। पहला प्रश्न आ रहा है आप लोगों के लिए। जो बच्चे बोलते हैं प्रश्न नहीं आया, तो भैया पहला प्रश्न आ गया है आप लोगों के लिए कि जल की उपलब्धता, जल की उपलब्धता कम होने के बावजूद, कम होने के बाद भी मनुष्य जल के दुरुपयोग को, जल के दुरुपयोग को कम क्यों नहीं करता है? कम क्यों नहीं करता है? क्लियर हो गया? एक प्रश्न करके लाना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो पता नहीं इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि बच्चे इस तरह के प्रश्नों के आंसर लिख सकते हैं क्या। 30 वर्ड में लिख दो बेटा, बस 30 वर्ड्स में इसका आंसर आप लिख लाना और मुझे फोटो क्लिक करके भेज दे। क्लियर है सभी बच्चों को ये चीज? आगे बढ़ते हैं बेटा। तो भैया इतना हमने देख लिया। अब हमने क्या देखा कि कुल ताजे पानी का 30% से थोड़ा कम हिस्सा भूमिगत जल के रूप में संचित है। ताजे पानी का 30% से भी कम, यानी कि करीब करीब अगर उस 2.5% को हम देखते हैं तो 1% जो है वो केवल ताजे पानी के रूप में भूमि जल के हिस्से के रूप में होता है, और पूरे विश्व की कुल वर्षा का 4% हिस्सा भारत में होता है। ये ध्यान रखो। अगर वर्षा की बात करूं मैं पूरे वर्ल्ड में, तो कितनी हो रही है? 100% हो रही है। तो भारत की अगर मैं बात करता हूं तो भारत में अकेले में हो रही है 4%। बड़ा आंकड़ा है बेटा ये, ठीक है। अब जो 4% जो हिस्सा है, इसका कितना प्रयोग कर पा रहे हैं? तो भैया इसका सदुपयोग करना, इसका सही उपयोग करना अनिवार्य है। सही उपयोग में लाना जरूरी है। क्लियर हो गया है जी? इसको सही उपयोग में लाना बहुत ज्यादा हमारे लिए जरूरी हो जाता है। ठीक है। कई बच्चे बोल रहे हैं भैया ये क्लास कब तक चलेगी? बेटा ज्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, 25 मिनट की क्लास है आप लोगों की, ज्यादा लेंथी टॉपिक नहीं है, तो टिके रहो थोड़ी देर यार, है ना, पढ़ना जरूरी है। तो ये हमने देख लिया। उसके बाद प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल की उपलब्धता के मामले में भारत का विश्व में 133वां स्थान है, यानी कि भारत की स्थिति जो है 133 रैंक है। अगर हम बात करें एक व्यक्ति कितना पानी यूज कर रहा है, उसको कितना मिल रहा है, तो उसके पॉजिटिव या नेगेटिव के आधार पर 133 रैंक है। रैंकिंग नहीं समझ में आएगी आप लोगों को ऐसे? भैया क्यों नहीं समझ आएगी? भारत की क्रिकेट में कितनी रैंक है? पहली है, दूसरी है, तीसरी है, कितनी है? कुछ बच्चे बोलेंगे भैया ओडीआईज में जो 50 ओवर वाले होते हैं उनमें अलग रैंक होती है, टेस्ट मैच है उसमें अलग रैंक है। भैया
और T20 है उसमें अलग रैंक है भारत की। तो भैया उसी प्रकार से रैंक होती है, रैंक जितनी पीछे होगी स्थिति उतनी खराब होगी। क्या होगी? रैंक जितनी पीछे होंगी स्थिति उतनी ज्यादा खराब देखने को आपको मिलेगी। क्लियर है पॉइंट सभी को? कोई डाउट तो नहीं है भैया किसी को इस चीज में? चलो, अब भारत में पुनः चक्रीयकरण के लायक जल संसाधन 1897 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ष है। कितना है पुनः चक्रण का? यहाँ पर आंकड़ा दिया हुआ है, इसको याद करना होगा। इस पॉइंट को बेटा एज इट इज आप लोगों को याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। पुनः चक्रण के लायक, क्लियर है? और ऐसा अनुमान है कि 2025 तक भारत उन क्षेत्रों में शामिल हो जाएगा जहां पानी की भारी कमी है। बिल्कुल सही बात है भाई, ये होगा, लिख कर ले लो, ये चीज होगी। आगे आने वाले 3 सालों में पानी का जो स्तर है वो और ज्यादा गिरेगा। तो भैया इसको सुधारने का तरीका है जल संसाधनों का संरक्षण। सॉल्यूशन दे रहा हूं इसका मैं, क्या है? जल संसाधनों का संरक्षण। तो भैया जल संसाधनों का संरक्षण बहुत ज्यादा जरूरी है। नदियों को प्रोटेक्ट करना होगा, नदियों में प्रदूषण को रोकना होगा, ठीक है? फैक्ट्री से निकलने वाले कूड़े करकट को, जो मलबा होता है, उसको नदियों में नहीं मिलने देना है। नालों की सफाई नियमित रूप से होना जरूरी है। एक प्रॉपर नालियों का एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। साथ ही साथ वर्षा जल संग्रहण हमें करना होगा, बारिश के जल को हमें इकट्ठा करना होगा और 2 जगह उसका इस्तेमाल करना होगा। पहला पेड़ पौधों की सिंचाई में, और दूसरा ऐसे कामों में जहां पर जल का जो है साफ जल की जरूरत ना हो, बल्कि थोड़े खारे जल से भी या थोड़े प्रयोग में एक बार जो हम ले चुके हैं उस जल से भी हम क्या कर सकते हैं, उस चीज को प्रयोग में ले सकते हैं। तो जलों का संरक्षण, जो पानी है उसका संरक्षण करना अति आवश्यक हमारे लिए हो जाता है। क्लियर है सभी को ये चीज? जल दुर्लभता, तो भैया जल दुर्लभता का क्या है? भैया आप लोगों को पता तो है कि मात्र और मात्र 1% जल ही हम लोग प्रयोग कर पाएंगे, क्योंकि वो ताजा पानी है। और ये 1% में भी 4% वर्षा हमारे भारत में होती है। तो अगर हम भारत की बात करते हैं तो 4% है, और भारत और पूरे विश्व में केवल 1% जल ही है जो कि पीने योग्य है हमारा। अब जल दुर्लभता, और बेटा हम उस 1% का ही नाश कर रहे हैं। कमाल की बात यह है, अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, मान लो हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास तकनीक नहीं है, प्रौद्योगिकी नहीं है कि हम उस खारे पानी का प्रयोग कर सके। वहीं पे जो अरब कंट्रीज है जहां पे पानी ऑलरेडी बहुत कम है, उनके पास ज्यादा पानी नहीं है, तो भैया वो लोगों के पास मजबूरी है उनकी कि उनको करना ही पड़ेगा। उनको क्या करना पड़ेगा? उनको करना ही करना पड़ेगा उसका प्रयोग। तो भैया उन्होंने टेक्निक, उन्होंने प्रौद्योगिकी डेवलप कर लिया जिससे वो समुद्र के पानी को भी पीने योग्य आज की स्थिति में बना रहे हैं। तो अगर हम ये काम नहीं कर रहे हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, प्रौद्योगिकी नहीं है, पैसा नहीं है उतना, तो भैया इतना पैसा तो है, इतनी प्रौद्योगिकी तो है कि हम जल संरक्षण कर सके, कि हम जो जल हमारा 1% जो जल है, 4% वर्षा का जो जल आता है हमारा 4%, उसका हम सही प्रयोग कर सके। तो जल दुर्लभता क्या है? जल की दुर्लभता के मुख्य कारण है जल का अत्यधिक दोहन, यानी कि जल बह रहा है तो बहने दिया, यूज हो रहा है तो होने दिया, चाहे उसके वहां पर पॉइंट नहीं है कोई। अत्यधिक इस्तेमाल, क्या अत्यधिक इस्तेमाल की अगर मैं बात करूं तो वो भी यहां पर सामने आ जाता है। साथ ही साथ विभिन्न सामाजिक समूहों में असमान वितरण, क्या विभिन्न सामाजिक समूहों में असमान वितरण जो है हमारा वो देखने को हमें मिलता है। फिर जल हमारे जीवन के लिए अत्यंत जरूरी होता है। हमारी दैनिक कामों के अलावा अधिकतर आर्थिक क्रियाओं के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ जल की मांग भी बढ़ रही है। इसको समझेंगे बेटा, इसको आराम से सभी बच्चे समझेंगे। मैं आज सभी बच्चों को बता दूं ये चीज कि भाई देखो, अगर हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं जनसंख्या की, तो जनसंख्या रही है बढ़। अब मुझे एक बात बताओ, लोगों को पानी चाहिए पीने के लिए, ऐसे ही रह लोगे? चाहिए ना? तो जनसंख्या अगर बढ़ रही है तो लोगों को पानी चाहिए होगा। पहले अगर 100 लोग 100 लीटर पानी पी रहे थे, अब 1000 लोग कितना पिएंगे? 1000 लीटर। तो जनसंख्या बढ़ रही है तो जल की डिमांड भी बढ़ रही है। अब भैया जल की डिमांड तो बढ़ रही है, लेकिन जल लाओगे कहां से? अपने आप बना दोगे क्या जल? नहीं, जो हमारे वातावरण में, जो हमारी पृथ्वी पर जल उपस्थित है, वो जल उपस्थित रहेगा, वो जल कहीं नहीं जाएगा। अब हम लोग कई बार ये कहते हैं कि भैया ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और जल जो है वो कम हो रहा है, स्तर बढ़ रहा है, बर्फ पिघल रही है।
तो भैया मुझे एक बात बताओ, एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कल से तापमान पृथ्वी का हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस और जो हमारे वातावरण में जो जल है, नदियां जो है वो भाप बन के उड़ गई। तो एक बच्चा बोलता है अरे भैया पानी खत्म हो गया है धरती से, क्या करें क्या करें। तो भैया मैं आप लोगों को बता दूं, पानी खत्म नहीं हुआ है धरती से। वो जो जल है वो वाष्पीकृत होकर भाप बन के जो उठा है ऊपर, वो आज भी हमारे वातावरण में है। जैसे ही तापमान ठंडा होगा वो जो जल है वापस से पृथ्वी पर आ जाएगा, सतह पर आ जाएगा और वापस से उसका प्रयोग किया जा सकेगा। लेकिन सवाल ये है कि भाई जो जल है वो तो रहेगा। अब पॉइंट ये है वो प्रदूषित रहेगा या वो स्वच्छ रहेगा। तो भैया हमें स्वच्छ जल की जरूरत है। जल की दुर्लभता को हमारी समझने की जरूरत है कि जल जो है एक दुर्लभ संसाधन है जिसका समापन अगर हो गया तो हमारी जो उत्पत्ति, हमारी जो एक तरीके से जो हमारी लाइफ चल रही है उसका कोई पॉइंट नहीं रहेगा, वो जीवित हम लोग नहीं रह पाएंगे। तो ये पॉइंट सभी को समझना होगा कि अत्यधिक इस्तेमाल रोकना होगा, जल का गलत इस्तेमाल रोकना होगा, अत्यधिक दोहन हमें रोकना होगा। विभिन्न सामाजिक समूहों में असमान वितरण जो है कि भैया गरीबों को जल नहीं मिल पा रहा है, गरीबों को अलग अलग समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो इन सभी समस्याओं का हमें जो निपटारा है बेटा वो करना होगा, हर कीमत पे करना होगा हमें वो निपटारा। क्लियर है आप सभी को ये चीज? किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए इस चीज में, ठीक है? तो ये पॉइंट सभी को क्लियर होता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है इस चीज में। आगे बढ़ते हैं हम। लेकिन भूमिगत जल की अगर मैं बात करता हूं, किसकी बात करता हूं? अगर मैं भूमिगत जल की बात करता हूं तो भूमिगत जल का प्राकृतिक तरीके से रिचार्ज अब कई कारणों से बाधित होने लगा है। क्या होने लगा है कि भैया भूमिगत जल का जो रिचार्ज है अब कई कारणों से बाधित होने लगा है। इसका उदाहरण देते हैं, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अगर आप लोग अपने स्कूल्स में देखेंगे, या चलिए मुझे नहीं पता आपके स्कूल किस तरीके के, अगर मैं अपने जहां मैं काम करता हूं वहां की मैं बात करूं, और अगर मान लेते हैं वहां बारिश हो जाती है तो आप देखेंगे कि यार पक्के इलाके हैं, मार्बल बिछा हुआ है, पत्थर बिछा हुआ है, तो उसके अंदर से पानी ना रिस के जमीन में नहीं जाता है, वो पानी चला जाता है नालियों में। क्यों? नालियां बनाई ही इसके लिए जाती है। पक्के इलाके में अगर आप नालियां नहीं बनाओगे तो वहां पर तालाब बन जाएगा। तो पक्के जो इलाके होते हैं, रिहायशी इलाके जो होते हैं, वहां पे ड्रेनेज सिस्टम, नालियां जो होती हैं उनकी निकासी की बहुत अच्छी सुविधा रखी जाती है। लेकिन वो नाली क्या करती है, वो नालियों में पानी जाता है, नालियां प्रदूषित होती है, वो नालियां नालों में उस पानी को निकाल देती है, नालों में जाके वो और प्रदूषित हो जाता है और नाले उसे नदियों में उधेड़ देते हैं, तालाबों में उधेड़ देते हैं और वहां पर वो और ज्यादा प्रदूषित हो जाता है। तो अब क्या हो रहा है, प्रदूषण का स्तर स्टेप बाय स्टेप हर प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो क्या देखने को मिलता है, जो भूमिगत जल जो है उसकी जो रिसाइकिल चल रही है, जो रिचार्ज होता था कि भैया भूमि जल जो है वो वापस से बन रहा है। तो कच्चे इलाकों में क्या होता है, वर्षा होती है, मिट्टी उस पानी को सोख लेती है और वो पानी धीरे 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 रिस रिस के फिल्टर होते होते नीचे चला जाता है भूमि जल में और वो स्वच्छ हो जाता है। तो मिट्टी जो होती है, मृदा छानने का कार्य करती है, छानने का कार्य करती है जल को। ठीक है, ये चीज कभी को क्लियर हो गई है कि जल को छानने का कार्य जो है वो मृदा करती है। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि भूमिगत जल का प्राकृतिक तरीके से रिचार्ज अब कई कारणों से बाधित होने लग गया है, रुकने लग गया है। हमारे जंगल तेजी से कट रहे हैं, तेजी से होने वाले वनोन्मूलन के कारण भूमिगत जल के प्राकृतिक रिचार्ज में कमी आई है और जमीन के ऊपर कंक्रीट के मकान, कारखाने और सड़क बनाने से जमीन की जल सोखने की क्षमता कम हो गई है और इसीलिए अब वर्षों के पानी का जमीन के अंदर रिसाव कम हो गया है। क्या है, वर्षा का जो पानी होता है उसका जो रिसाव है जमीन के अंदर वो अब कम हो गया है और भूमि का जल ठीक से रिचार्ज नहीं हो पा रहा है। आई होप सभी बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई होगी कि अब नीचे ही नहीं जा रहा है पानी, पानी नीचे नहीं जा रहा है तो किस प्रकार से काम चलेगा सभी का। क्लियर है कि नहीं है ये पॉइंट सभी को? आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप इस चित्र को देखेंगे बेटा तो ये आपको क्या देखने को मिलता है, बच्चे बोलेंगे भैया बांध है, डैम है। अब भैया देखो बांध है, ये तो बांध का कार्य क्या होता है कि बांध कई सारी बहुउद्देशीय परियोजनाओं से जुड़ा होता है, जैसे कि सिंचाई, बिजली। ठीक है, सिंचाई और बिजली दो प्रमुख हो जाती हैं। इसी के साथ साथ इसका एक नुकसान होता है। आप दो क्षेत्र देख रहे होंगे, क्या देख रहे हैं आप? दो क्षेत्र देख रहे होंगे, मैं नाम दूं, एक क्षेत्र तो ये है और एक क्षेत्र ये है। क्लियर है सभी को? दिख गया? एक क्षेत्र तो ये हो गया आपका, ये वाला सारा क्षेत्र हो गया एक, तो एक क्षेत्र आपका ये वाला हो गया, यानी कि एक बांध के इस तरफ का क्षेत्र, एक बांध के इस तरफ का क्षेत्र। अब
जिस नदी पर बांध बनाया जाता है उसके दूसरी तरफ क्या होता है कि पानी को आपने अवरोध कर दिया, पानी को आपने रोक दिया है। अब ये पानी जो रुका है ये रुकेगा, अगर आपने बांध बंद कर रखा है तो पानी का स्तर ऊपर जाता जाएगा, और जैसे ही पानी का स्तर ऊपर जाता जाएगा वो क्या करेगा, दूसरी तरफ पे लेफ्ट साइड पे उल्टे हाथ की तरफ जब हम बात कर रहे हैं, इस तरफ की जब हम बात कर रहे हैं, तो क्या कर रहा है वो भैया अपना लेवल बढ़ा रहा है। तो उसके आसपास के जो जंगल हैं, इलाके हैं, वो क्या है, डूब रहे हैं नदी जल में। और उससे क्या हो रहा है भैया, मिट्टी वहां की धीरे धीरे बह बह के कट कट के पेड़ वेड़ हटते जा रहे हैं और वो एरिया बढ़ रहा है। तो वहां पर जीव जंतुओं का निवास, वृक्षों की हानि, मृदा का एक तरीके से निम्नीकरण हो रहा है, सब चीजें हो रही हैं। पर्यावरण को पूरा नुकसान होता है बांध से, याद रखिए चीज, पर्यावरण को नुकसान होता है, पर्यावरण को नुकसान है बांधों से, क्या है, नुकसान है। तो भैया इस चीज को समझ लो, पर्यावरण को नुकसान होता है, फायदा इंसान का ही है केवल, वो भी पूरा फायदा नहीं होता। जब अधिक वर्षा होती है और इनको एक साथ पानी छोड़ना पड़ता है ना, तो बाढ़ की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि एकदम से पानी आता है। ठीक है, आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हो अपनी जरूरतों के लिए, तो ये एक बहुत बड़ा कारण होता है। इसकी जगह बच्चे बोलेंगे सर बिजली बनती है, अगर बांध नहीं होंगे तो बिजली कैसे बनेगी? अरे भैया बांध नहीं होंगे तो समुद्री जल तो है, समुद्री जल तो है। जब दूसरे देश समुद्री जल से बिजली बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं बना सकते हैं? भैया ज्वार भाटे की टेक्निक का इस्तेमाल करके, ज्वार भाटे का फायदा उठा के, टरबाइंस को घुमा के जब हम बिजली पैदा कर सकते हैं, तो बांधों का निर्माण जरूरी क्यों, क्यों जरूरी है? क्यों नहीं हम लोग सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और आपका ज्वार भाटा से जो टरबाइन वगैरह चला सकते हैं, या समुद्री जल से जो बिजली पैदा करी जा सकती है, क्यों? समुद्रों में भी तो तरंगे होती हैं भाई, लगातार आप देखते हैं तरंगे जो हैं, लहरें जो हैं, वो तट की तरफ बढ़ती रहती है, तट से तो नहीं जाती हैं उधर, तट की तरफ आती हैं। तो यार उनका फायदा उठाइए और समुद्रों में ये सारी चीजें लगाइए, ताकि जो पर्यावरण है हमारा वो बेहतर तरीके से उभर सके। कई स्थानों पर भूमिगत जल इसलिए प्रदूषित हो गया है क्योंकि वहां रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक इस्तेमाल हो रहा है, और कई स्थानों पर भूमिगत जल इतना प्रदूषित हो चुका है कि वह हमारे इस्तेमाल लायक ही नहीं बचा है, और नाले का पानी अक्सर बिना सुचारू उपाय या उपचार किए ही नदियों और तालाबों में बहा दिया जाता है। इससे इनके बीच प्रदूषण बढ़ रहा है। ध्यान रखना, हम लोग खेती करते हैं, अधिकतर किसी नहर के आसपास के जो भूमि होती है, या चलिए दूर भी है, तो भैया हम लोग क्या करते हैं, कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, उर्वरकों का प्रयोग करते हैं जो कि रासायनिक है। भैया रासायनिक है तो प्रदूषण तो करेंगी भाई, कोई भी अगर चीज अगर वो प्राकृतिक नहीं है, रासायनिक है, केमिकल उसमें मिला है, तो प्रदूषण करेगी। केमिकल आपके शरीर में जाएगा तो नुकसान करेगी। इसीलिए आजकल बड़े शहरों में ना ऑर्गेनिक फार्मिंग का बड़ा पैसा है बेटा उसमें। अगर आप खेती करना चाहते हैं और आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते हैं, तो आप बड़े शहर में अपनी फसल को, अपने चीजों को बहुत ही अच्छे उम्दा दाम पर बेच सकते हैं, केवल ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम से, कि भैया हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, ये रहा हमारा सर्टिफिकेट, ये रहे हमारे डॉक्यूमेंट, इन चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं, आप हमारे पास आइए और ऑर्गेनिक चीज देकर जाइए। फर्क इतना है कि हम थोड़ा सा कॉस्टली देंगे, क्योंकि प्राकृतिक रूप से उपज हासिल करने में थोड़ी सी ज्यादा मेहनत लगती है। क्लियर है ये पॉइंट सभी को, सभी बच्चों को? आई थिंक ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई डाउट होगा नहीं इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगर हम इस चित्र को देखें, यहां पर बेटा दे रखा है भारत मुख्य नदियां एवं बांध। भारत मुख्य नदियां एवं बांध बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क होगा, और इसको हम करेंगे कब, इसको हम चेक कब करेंगे? होमवर्क को हम बेटा चेक करेंगे एक दिन, जिस दिन हम मैप की क्लास लेंगे, उस दिन मैं आप लोगों से पूछूंगा कि भैया मुझे बताओ हीराकुंड बांध कहाँ था, मुझे बताओ ये वाला बांध कहाँ है, मुझे बताओ ये नदी कहाँ है। तो ये जो मैप है इसका अभी की अभी स्क्रीनशॉट लोगे, अभी की अभी इस चीज को, स्लाइड जब आप लोगों के साथ शेयर होंगी, इसको नोट करोगे, इसको अपने पास रखोगे, और ये जो स्लाइड है बेटा, इस स्लाइड को, इस मैप को आप लोग रट के आओगे, एक एक पॉइंट, एक एक चीज आप लोग रट कर आओगे कि कहाँ पे क्या जा रहा है। नदी तंत्र आप लोगों को जब पढ़ाया था तो मैंने बता दिया था, लेकिन ये बांध किधर है, कैसे है, क्या नहीं है, ये सब आप करके आओगे। और मैप की एक स्पेशल क्लास रखवाई जाएगी, बच्चे डिमांड कर रहे हैं मैप की क्लास की। उस दिन ये जो मैप है ये वाला है, आप लोगों से मैं क्वेश्चन करूंगा, और
जिनको आता होगा बहुत बढ़िया, जिनको नहीं आता होगा तो उसी क्लास में आप लोगों के साथ ये मैप जो है मैं शेयर करूंगा, साझा करूंगा और आप लोगों को समझाऊंगा कि किस तरीके से जो मानचित्र है वो भरा जाता है। उसी के साथ बेटा अगर हम इस चित्र को देखते हैं ऊपर, तो आप क्या देख रहे हैं कि भैया ये छत है एक, और ये बारिश हो रही है इस तरीके से। तो भैया छत पे जो है यहाँ पे ना पानी इकट्ठा हो गया है, और यहाँ पर इस तरीके का एक जो मैं कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, ये बन गया है पाइप सा, और ये एक हैंडपंप है, ये नीचे इसके साथ मिल रहा है, और इस पाइप के जरिए ये हैंडपंप से होता हुआ जो वर्षा का जल है सीधे नीचे भूमि में मिल जाता है। क्या है, हैंडपंप के जरिए। देखो हैंडपंप क्या होता है, हैंडपंप जहां भी आप लगाओगे तो एक सीधा पाइप खोदा जाता है या सीधे गड्ढा खोदा जाता है, और उसमें एक पाइप डाल दिया जाता है, और वो सीधे जमीन के नीचे जाके सीधे पानी में मिल जाता है। आप जब उसको खींचते हो तो वो पानी जमीन से नीचे खींच के बाहर ले आता है। अब बाहर तो ले लिया, उसको अंदर भी तो जाना चाहिए ना पानी को। तो भैया उसी के साथ एक ऐसा घर हो या कुछ भी हो जहां पर आप छत पर उसे छत को पक्का करवा दो, बिल्कुल साफ रखो वर्षा के मौसम में, उसमें एक पाइप जोड़ दो और उस पाइप को नीचे अंडरग्राउंड फिटिंग के साथ जाके उस हैंडपंप से कनेक्ट कर दो। कुछ नहीं करना है, बारिश होगी, छत पे पानी भरेगा, वो जो नल है, जो पाइप है वो उसमें से पानी होते हुए सीधे क्या करेगा भैया, उसमें से पानी होता हुआ यूं, ये जो पानी है यूं होता हुआ आएगा और इसमें मिलके सीधे हैंडपंप से होके नीचे चला जाएगा, और भूमि जल में जो चक्र है जो रुक गया था पक्के घरों के होने से वो पूर्ण हो जाएगा। क्लियर हो गया है सभी बच्चों को ये चीज, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस चीज के अंदर। आगे बढ़ते हैं, एक ये दूसरी टेक्निक है बेटा, ये दो तरीके हैं, एक तो आपने हैंडपंप से डायरेक्ट भूमि में भेज दिया, अब आपने क्या करा है, अगेन छत पे पानी को इकट्ठा करा, वर्षा हो रही है, पानी इकट्ठा हुआ, ये देखिए ये इस तरीके का एक पाइप है जिसको मैंने अभी डार्क करके आपको दिखा दिया है। इस तरीके से ये पाइप आप लाएंगे, यहाँ पर एक आप टंकी रखेंगे जमीन के अंदर एक, और इस टंकी में आपने क्या कर लिया है भैया, पानी को संग्रहित कर लिया है। ये टंकी 20 से 30 करीब 20 से 30 लीटर कह रहा हूँ, सॉरी, 1000 लीटर 2000 लीटर इस तरह की बड़ी बड़ी टंकियां आ जाती है, बड़े बड़े टैंक्स आ जाते हैं, इनको जमीन में रखवा दीजिए, कनेक्शन दिलवा दीजिए, और वर्षा का जल आपका संग्रहित हो गया। और इस पानी को आप बर्तन धोने, पेड़ पौधों को पानी देने, गाड़ी बाइकें धोने, जो काम करना है वो करो, पीने योग्य भी ले सकते हैं इसको, एक बार बस आपको स्वच्छ करना होगा, दोबारा पीने योग्य थोड़ा बनाना होगा। क्लियर हो गया है सभी को, सभी बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर दे रखा है बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली, क्या दिया हुआ बेटा, ये देखो बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली। तो आई होप सभी बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई होगी, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली है क्या। तो बेटा बांस जो होता है खोखला होता है, क्या होता है बांस, देखो बांस इस तरीके का बांस होता है, अगर आप इस बांस को बीच में से काट देंगे तो एक इस तरह की आकृति बांस बनाता है। तो ये वाला जो गैप है, ये वाला जो गैप पड़ता है बीच का, इसमें पानी बड़े आराम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप ले जा सकते हो। तो एक बांस को दूसरे बांस में कनेक्ट करके क्या कर दिया जाता है, सिंचाई की जो सुविधाएं, पानी को दूर दूर इलाकों तक क्या कर दिया जाता है, ट्रेवल करवा दिया जाता है। एक तरीके से उसके लिए ना झूला बन गया है पानी के लिए, भाई पानी के लिए एक तरह से झूला बन गया, पानी उसमें से बहता 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 अलग अलग इलाकों तक चला जाता है, इसे ही बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली का नाम दिया गया है। क्लियर है सभी को। जल संसाधन प्रबंधन ही आपका आखिरी रह गया है, ठीक है। हाँ, अब देखो जल संसाधन प्रबंधन बेटा और कुछ नहीं बल्कि भारत में सदियों से जल संसाधन के समुचित प्रबंधन के लिए तरह तरह की संरचनाएं बनाई जा रही हैं। सिंचाई प्रणाली जो है तो मौर्य समाज से पहले ही बनने लगी थी, कब से, मौर्य समाज के पहले ही। और आधुनिक भारत में अनेक बहुउद्देशीय बांध परियोजनाएं बनी है। इस तरह की परियोजना बड़ी जरूरतों को पूरा करती है, लेकिन एट द सेम टाइम क्या करती है, प्रकृति नेचर के लिए काफी ज्यादा नुकसान भी ये चीजें पहुंचाती है। तो जल संसाधन प्रबंधन हमने पूरा पढ़ लिया है अब तक, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर हमें। उसी के साथ वर्षा जल संग्रहण, हमने उन दो चित्रों के सारे पढ़िए। अब बच्चे कहेंगे भैया यार इसमें हम चित्र बना सकते हैं क्या, चित्र बना के दिखा देता हूं आप लोगों को। वर्षा जल संग्रहण के बारे में जब आप लिखेंगे तो आप चित्र किस तरीके से बना सकते हैं, आप बेटा एक बॉक्स बनाइए, एक तरीके से बना दिया है बॉक्स सभी बच्चों ने, इस तरीके का बनाइए, बन गया।
इस पे थोड़ा सा मुश्किल होती है बेटा लिखने में। तो एक तरीके से ना ये हमने घर बना दिया है, इस तरीके से आप बना दीजिए, घर बना दीजिए। अब ये जो है बेटा, इसको इस तरह की ना एक बाउंड्री दे दो, इसको थोड़ा कर दो डार्क, ठीक है, इसको कर दो, आपने इस तरीके से कर दिया। अब यहां पर आप वर्षा दिखा देंगे यूं थोड़ी सी, ये आपको दिखा रहा हूं एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए कैसे लिए जाते हैं नंबर भैया, ठीक है। इस तरीके से लिखा तो भैया ये जल हो गया है। अब आप लोगों ने क्या करा, यहां पर इस तरीके का एक चीज करा, इसको आपने इस तरीके से कर दिया और यहां से आप लोग इसको यूं ले आए, इस तरीके से आप इसको यूं ले आए और आप लोगों ने क्या करा, यूं दिखा दिया इसको, और यहां पर आप लोग इस तरीके का एक टैंक दिखा दीजिए। अब इसके अंदर क्या कर रहे हैं भैया, जल आ रहा है और एकत्रित हो रहा है। इस तरीके का आप एक टैंक दिखा सकते हैं और ये एक परफेक्ट एग्जांपल होगा वर्षा जल संग्रहण का। साथ ही साथ आप कुछ चीजें मेंशन करना जरूर बताएंगे कि भैया ये क्या है वर्षा, ये क्या है छत का वह भाग जहां जल एकत्र हो रहा है, एकत्र होता है, ठीक है। ये जो इसको दिखाएंगे आप इस वाले पॉइंट को, ये बेटा होगा पाइप। ब्रैकेट में आप डाल सकते हैं कि इसके द्वारा जल जो है वो जल टैंक तक जाता है, टैंक तक जाता है। और ये बेटा आपका टैंक हो गया, और ये जो है जल, ये संग्रहित जल हो गया, यानी कि आपने इसका संग्रहण कर लिया, इसको एकत्रित कर लिया है। कितने अच्छे तरीके से यहां पर मैंने चित्र बनाया बेटा, एग्जामिनर आपका ना पूरे नंबर देगा, एक भी मार्क्स आप लोगों के नहीं काटेगा। तो इस प्रकार का चित्र आप लोगों को बनाना ही होगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको मेंशन करनी होगी, ऐसा मत करना कि चित्र बनाकर आ गए मेंशन नहीं करे हो। इस तरीके से आप लोग मेंशन कर आओगे ना वर्षा जल संग्रहण में, आपको पूरा पैराग्राफ लिखने की भी जरूरत नहीं है, आपको एग्जामिनर पूरे मार्क्स दे देगा। कितना सुंदर लगेगा उसको, ये चीज देखेगा। क्लियर है। उसी तरीके से बेटा अगर मैं बात करता हूं हैंडपंप की, मान लो हैंडपंप वाला है, तो ये जो वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा आता है ना आपका, ये वाला जो हिस्सा आता है, इसको आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। इसको आप इस तरीके से दिखा सकते हो, इस तरीके से पाइप करके यू करके एक में ही दिखा सकते हो, और इस तरीके का एक हैंडपंप दिखा सकते हो। इस पे बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, और इस पाइप को भी आप दिखा सकते हो कि भैया किस तरीके से जल जा रहा है। तो इस तरीके से दिखा सकते हो, मतलब ऐड कर सकते हो, एक में ऐड मत करना, दो अलग अलग चित्र बनाना। यहाँ पर मैंने आपको बस तरीका बता दिया है कि इस तरीके से आप उसको भी ऐड कर सकते हो, कोई ऐसा मेजर इश्यू आना नहीं है। क्लियर है सभी बच्चों को ये चीज, किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए। इसी के साथ बेटा आपका एक आखिरी क्वेश्चन बच रहा है और लेक्चर हमारा होता है फिर खत्म, कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में तर्क नहीं दे रहा है। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ पर क्यों करवाया है, क्योंकि देखो बहुउद्देशीय परियोजनाएं उन क्षेत्रों में जल लाती है जहां जल की कमी होती है। ये ठीक है, बिल्कुल ऐसा है, सत्य बात है। अब बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती है, ठीक है, ये भी ठीक है, जल के बहाव को काबू में ला देंगी, लेकिन सिर्फ एक साइड पर, दूसरी साइड पे तो नुकसान हो ही रहा है, ठीक है। तीसरा, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से वृहद स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म हो जाती है। तो बिल्कुल सही बात है, ये सभी पॉइंट ठीक है, लेकिन ये पक्ष में तर्क नहीं है। देखो भैया मैं आप लोगों को बता दूं, ये पक्ष है, ये पक्ष है, ये विपक्ष में है तर्क, और ये भी पक्ष में है। तो हमें बताना था विपक्ष में कौन सा है, यानी कि कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि उसके फेवर में नहीं जा रहा है। तो हमारा जो यहाँ पर आंसर होगा वो होगा थर्ड वाला, कि भैया ये हमारा जो है विस्थापन होता है, ये सारी समस्याएं होती हैं, और दूसरी तरफ की तो समस्याएं के बारे में कोई बात ही नहीं करता, जबकि बहुत बड़ी समस्याएं होती हैं, ठीक है। तो बेटा इसी के साथ जो हमारी क्लास है आज की ये हो रही है खत्म। क्या आई होप आप सभी बच्चों को क्लास समझ आई होगी, अच्छे तरीके से होमवर्क करके लाना है, सारी चीजों को क्लियर करना है और अपनी प्रिपरेशन में लग जाओ यार, टाइम नहीं है आप लोगों के पास ज्यादा, ठीक है बच्चा लोग। तो अब आप लोगों से मैं विदा लेता हूं, अगली क्लास में आप लोगों से मैं मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए थैंक यू।